ગુડ મોર્નિંગ બાળકો, મજામાં હશો? ટુડે વી સ્ટાર્ટ ન્યू ચેપ્ટર એન્ડ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર નંબર 6, એપ્લિકેશન ઓફ ડેરિવેટિવ. We already complete chapter number 9 and today we start last chapter of our syllabus. Okay, very important chapter, and there will be 6.1 and 6.4 will be cancelled from board examination. 6.1 and 6.4 ये दोनों एक्सरसाइज हमारी बोर्ड के एग्जाम में कैंसल है, तो जो कैंसल पोर्शन है वो मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा. ठीक है, अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं 6.2 से लेके 6.3, 6.4, 6.4 बाद में 6.5 एंड देन मिसलेनियस एक्सरसाइज. ओके, तो ये चैप्टर बहुत ही लेंथी भी है और बहुत बढ़िया है. 6.1 में क्या आता है मैं आपको बता देता हूं. 6.1 में जो वॉल्यूम है उसका रेट ऑफ चेंज, सरफेस एरिया उसका रेट ऑफ चेंज. मतलब अगर वॉल्यूम की बात करें तो dv बाई dt, सरफेस एरिया की बात करें तो ds बाई dt, रेट ऑफ चेंज के कुछ एग्जांपल आते हैं. ओके, 6.2 है पूरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन. मैंने 11th में आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया था. ओके, चैप्टर नंबर 3 कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने आपको पढ़ाया था, और कौन सा फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है वो भी मैंने आपको बताया था. ओके, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में 6.2 में वो सारे सम हैं. ओके, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी यूज होता है और एल्जेब्रिक फंक्शन का भी काफी कुछ यूज होता है, तो वो हम पहले करने वाले हैं. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैंने टाइटल यहाँ पे लिख रखा है. और बाद में 6.3 में क्या आता है तो टेंजेंट और नॉर्मल की बात आती है. अगर कोई कर्व हमारे पास है तो उसका टेंजेंट कौन से पॉइंट पे क्या होने वाला है वो हमें निकालना है. और बाद में नॉर्मल की भी बात आती है, वो क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको. 6.4 में सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात आती है और बहुत ही इजी भी है. जितना पोर्शन कट हुआ है वो दोनों पोर्शन बहुत ज्यादा इजी है. 6.1 और 6.4 दोनों बहुत ही ज्यादा इजी है, तो उसमें कुछ दिक्कत आने वाली नहीं है आपको. ओके, और अभी बात करें 6.5 जिसमें आती है मैक्सिमा और मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा. ओके, ये वैल्यू आती है और उसमें काफी सारे सम भी है. और अगर बोर्ड के एग्जाम की मैं बात करूं तो उसमें 4 मार्क्स का एक सम आता है, उसमें ज्यादातर मैक्सिमा मिनिमा के रिलेटेड सम आता है. तो आपको वो खास याद रखना पड़ेगा कि मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें जो भी सम है वो सम भी बहुत ही बढ़िया है. बहुत ही ध्यान रखना होगा आपको. ओके, तब जाकर वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे और प्रिपरेशन में भी काफी सारा टाइम लगेगा उसमें. ओके, तो जो चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वो बहुत बढ़िया चैप्टर है. कुल मिलाकर अब तक का सबसे बढ़िया चैप्टर है, वैसा मैं बोल सकता हूं. एक इंटीग्रेशन बहुत ही जोरदार है और ये चैप्टर बी. ओके, चलो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन. वैसे मैं डायरेक्ट टेक्स्ट बुक की बात करने नहीं जा रहा हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. बाद में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा. बाद में मैं डेफिनेशन, और डेफिनेशन के बाद उसकी जो थियरम है उसकी बात करने वाला हूं. 2 या 3 सम हम करने वाले हैं इस लेक्चर में, लेकिन इस लेक्चर में ज्यादातर हम बात करेंगे बिल्कुल थियरी की. ओके, चलो यहां पे मैं 2 फंक्शन एज्यूम करता हूं. सपोज fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरा फंक्शन है fx इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, ये फंक्शन देख लो पूरा एक्स स्क्वायर है, ये माइनस
एक्स स्क्वायर है, ये जो माइनस एक्स और उसकी पूरी पावर 2, ऐसा नहीं है, ये जो 2 पावर है वो सिर्फ एक्स की है, माइनस मैंने आगे लिखा है, खास ध्यान रखिएगा। चलो यहां पे मैं वैल्यू फाइंड करने जा रहा हूं एक्स, और जो फंक्शन हमारा है वो, अगर मैं x की वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5 लेता हूं तो फंक्शन की वैल्यू क्या है वो हमें निकालना है। तो अगर x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू भी 1, x की वैल्यू अगर 2 है तो फंक्शन की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 3 तो फंक्शन की वैल्यू 9, यहां पे आएगा 16 और यहां पे आएगा 25। चलो इस फंक्शन की तो हमने बात कर ली। अभी जो दूसरा फंक्शन है f(x = -x1) उसकी भी बात कर लेते हैं। तो उसमें भी x और fx दोनों की बात करते हैं। तो यहां पे x और यहां पे है x की वैल्यू भी यहां पे वही लेने वाला हूं, 1 2 3 4 एंड 5। तो अभी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी आपको पता है, बहुत इजी है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूं। x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 स्क्वायर दैट इज 1, लेकिन कोएफिशिएंट क्या है माइनस, तो यहां पे आएगा माइनस, यहां पे आएगा -2 स्क्वायर दैट इज 4, बट कोएफिशिएंट इज माइनस। देन we take x = 2, then value of function is -4. Same here, if we take x = 3, then value of function is -9. सेम वे -16 और यहां पे -25। बहुत इजी है ये तो वैल्यू रखना, ओके, इसलिए मैंने बहुत ही इजी एग्जांपल भी लिया है। चलो अभी बात करने जा रहा हूं पहला जो फंक्शन है उसकी। अभी देखो यहां पे x की वैल्यू अगर हम ऊपर से नीचे तरफ जाते हैं, कहां ऊपर से नीचे तरफ हम जाते हैं, तो देखो x की वैल्यू इंक्रीज होती है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ओके, ऊपर से नीचे जाते हैं तो x की वैल्यू इंक्रीज होती है। सेम वहां पे देख लो फंक्शन की वैल्यू, तो वहां भी ऊपर से नीचे जाओ तो फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो x की वैल्यू इंक्रीज हुई, साथ में फंक्शन की भी वैल्यू इंक्रीज हुई, तब उस फंक्शन को हम बोल सकते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, ओके, उस फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर उल्टा देख लो, अगर यहां पे x की वैल्यू नीचे से लेकर ऊपर जाऊं, देखो 5, बाद में 4, बाद में 3, बाद में 2, बाद में 1, मतलब x है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है अगर नीचे से ऊपर की ओर जाए तो फंक्शन की वैल्यू देख लो, नीचे से ऊपर चले जाऊं तो यहां पे 25, बाद में 16, बाद में 9, देन 4, देन 1, तो मतलब क्या हुआ फंक्शन की वैल्यू भी डिक्रीज होती है। मतलब क्या है, इस फंक्शन में अगर x की वैल्यू इंक्रीज देन वैल्यू ऑफ फंक्शन इज आल्सो इंक्रीज, एंड दूसरी ओर हम देखें कि x की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो फंक्शन की वैल्यू भी डिक्रीज होती है, ओके, तो ऐसे फंक्शन को हम बोल सकते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा बोल सकते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, तो x इंक्रीज देन fx इंक्रीज, एंड इफ x डिक्रीज देन fx इज आल्सो डिक्रीज, देन उस फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ओके, इंक्रीजिंग का सिंबल है ऊपर की ओर का एरो, ओके, ये खास याद रखिए, इंक्रीजिंग फंक्शन का सिंबल कैसा है, एरो बताना है लेकिन ऊपर तरफ का। चलो अभी इस फंक्शन की बात करते हैं। देखो यहां पे x की वैल्यू ऊपर से नीचे चले जाते हैं, तो 1, then 2, then 3, then 4, then 5, that means value of x is increased। और यहां पे फंक्शन की वैल्यू देख, -1 और बाद में आई -4, उसके बाद है -9, उसके बाद है -16, देन -25। तो x की वैल्यू तो इंक्रीज होती है
लेकिन फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती, वो होती है डिक्रीज। एक्स इंक्रीज एफ एक्स डिक्रीज। और अभी और देखो, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो x की वैल्यू 5 देन 4 देन 2 देन ओके डिक्रीज होती है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू देख लो -25, उसके बाद -16 देन -9 -4 -1। मतलब अगर x की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसी टाइम पे फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती है। मतलब यहां पे इनवर्स का रिलेशन लगने वाला है, x इंक्रीजिंग एट दैट टाइम एफ एक्स डिक्रीजिंग। और दूसरा ऑप्शन, इफ x डिक्रीज देन एफ एक्स इज इंक्रीज। तो ऐसे फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं। तो यहां पे जो फंक्शन है एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? डिक्रीजिंग फंक्शन। और उसका सिंबल कैसा है? नीचे की ओर का एरो। ओके, एरो बताना है लेकिन नीचे की ओर, तो डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या, अगर x इंक्रीज होता है उस टाइम पे एफ एक्स भी इंक्रीज होता है, या फिर x डिक्रीज होता है तो उस टाइम पे एफ एक्स भी डिक्रीज होता है, तो उस फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं। ओके, दूसरी ओर डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या है? x इंक्रीज होता है उस टाइम पे एफ एक्स क्या है? डिक्रीज। या फिर x डिक्रीज होता है तो उस टाइम पे एफ एक्स इंक्रीज, तो उस टाइप के फंक्शन को हम बोल सकते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। या फिर दूसरी बात मैं बोल रहा हूं, देखो यहां पे x की कोई भी वैल्यू दो आप चूज कर दो। मैंने ये चूज की 2 और 5। ओके, 2 और 5, तो उसके सामने फंक्शन की वैल्यू भी देख लो। अगर x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 4। और x की वैल्यू अगर 5 है तो फंक्शन की वैल्यू है 25। तो मतलब क्या हुआ? x की वैल्यू की कंपैरिजन करो 2 और 5, तो इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी है? 2। तो अगर x की वैल्यू लेस है तो उसके फंक्शन की भी वैल्यू लेस होने वाली है कंपेयरिंग टू 25। ओके, अगर इन दोनों की कंपैरिजन करें तो 2 छोटा है, स्मॉल है, और 5 लार्ज है, तो उसके जो फंक्शन है तो 2 की फंक्शन की वैल्यू भी लेस आने वाली है 5 की फंक्शन की वैल्यू से। ओके, तो मतलब क्या हुआ? अगर x की वैल्यू कम है तो उसके फंक्शन की भी वैल्यू कम आने वाली है, इंक्रीजिंग है। और अगर x की वैल्यू बड़ी है तो उसके फंक्शन की भी वैल्यू बड़ी आने वाली है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग में क्या है? देखो यही दोनों वैल्यू मैं लेने वाला हूं, 2 और 5। और 2 है तो फंक्शन की वैल्यू है -4, 5 है तो फंक्शन की वैल्यू -5 -25। तो अब कंपेयर करो, यहां पे x की वैल्यू लेस कहां पे है? 2, और लार्ज वैल्यू है 5। फंक्शन की वैल्यू कंपेयर करो, अगर x की वैल्यू 2 है तो उसके फंक्शन की वैल्यू है -4। x की वैल्यू 5 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? -25। तो x की वैल्यू 2 देन वैल्यू ऑफ फंक्शन इज -4, एंड इफ x इज इक्वल टू 5 देन वैल्यू ऑफ fx इज -20। तो x की वैल्यू जहां पे कम है तो उसकी फंक्शन की वैल्यू तो बड़ी हो गई, -4 और -25 के कंपैरिजन में -4 बड़ा है, -25 कम है। तो x की वैल्यू कम है तो उसके फंक्शन की वैल्यू बड़ी होने वाली है, और अगर x की वैल्यू छोटी है तो उसके फंक्शन बड़ी है तो उसके फंक्शन की वैल्यू छोटी होने वाली है। मतलब इनवर्स टाइप का रिलेशन हुआ यहां पे। तो उस फंक्शन को हम बोल सकते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, चलो अभी मैं बात करता हूं डेफिनेशन की, अच्छी तरह से पढ़िएगा, ठीक है? ये अच्छी तरह से समझिएगा। चलो अभी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन में भी यही कहा है जो मैंने अभी बोला आपको, लेट आई
be an interval contained in the domain of real value function f, मतलब f वो रियल वैल्यू का कोई फंक्शन है, उसके डोमेन में सब रियल वैल्यू है। तो यहाँ पे फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू i, यहाँ पे दो वैल्यू में एज्यूम कर लेता हूं x1 एंड x2 बिलोंग्स टू i, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो उसमें टोटल 4 पॉइंट्स है। देखो इफ x1 लेस देन x2 implies f of x1 less than or equal to f of x2, then f is increasing function, ओके। तो अगर x1 लेस देन x2 है और अगर फंक्शन अप्लाई करते हैं और तो फंक्शन में इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती तो उस फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। दूसरा पॉइंट क्या है, इफ x1 लेस देन x2 implies f of x1 less than f of x2, then we say that f is strictly increasing function। याद रखो बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन लिखा है, ओके। इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या डिफरेंट है? तो यहां पे ये दोनों फंक्शन सेम हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है इंक्रीजिंग में, लेकिन डिक्रीजिंग में कहीं भी, सॉरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी होने वाली नहीं है। हमेशा ये जो f ऑफ x1 है वो लेस रहेगा f ऑफ x2 से, ओके। तो उसको बोल सकते हैं हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और अगर लेस देन और इक्वल टू है तो उसको हम बोल सकते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। थर्ड नंबर का पॉइंट है, इफ x1 लेस देन x2 implies f of x1 is greater than f of x2, then f is decreasing function, f is decreasing function, ओके। x1 लेस देन x2 है तो यहां पे देखो इनइक्वालिटी विल बी चेंज। मैंने अभी आपको बताया था अगर वैल्यू कम है तो उस फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है, ओके। यहां पे भी देखो x1 जो कि लेस है x2 से, लेकिन उस फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है, x2 बड़ा है तो उसके फंक्शन की वैल्यू छोटी है, तो उस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। और अगर x1 लेस देन x2 implies f of x1 is strictly greater than f of x2, तो इन दोनों में क्या है, तो यहां पे इक्वालिटी हो सकती है, यहां पे नहीं हो सकती। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहां पे f को क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ओके। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हम इसको बोलेंगे, और बहुत ही इजी भी है। जो मैंने यहां पे पढ़ा है वही मैंने लिखा है। अगर दो वैल्यू की कंपेयर करें, जो वैल्यू छोटी है उस फंक्शन की वैल्यू छोटी आने वाली है, जो वैल्यू बड़ी है उस फंक्शन की वैल्यू बड़ी, तो उसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं। अगर छोटी वैल्यू के फंक्शन की वैल्यू बड़ी, बड़ी वैल्यू के फंक्शन की वैल्यू छोटी, तो उस फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन, ओके। अभी थोड़ा और काम करना है हमें, तो मैं दो एग्जांपल आपको दे देता हूं। तो कौन सा मैं फंक्शन लिखता हूं तो फंक्शन को कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूव हम कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। चलो क्वेश्चन में लिख लेता हूं, देखो यहां पे चलो पहला, प्रूव दैट f(x) is equal to 5x
सॉरी यहाँ पे 2x plus 3 is strictly increasing function on R। तो जो फंक्शन है 2x plus 3 उसको हमें क्या बताना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेकिन इंटरवल कौन सा है, R, रियल नंबर। चलो स्टार्ट करता हूं। तो यहां पे मैं पहले क्या करूंगा, डेफिनेशन का यूज करके हमें बताना है। तो पहले मैं एज्यूम करूंगा, सपोज x1 x2 belongs to R and also we assume x1 less than x2 या फिर x1 is greater than x2। ओके, यहां पे मुझे क्या बताना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो सोचो यहां पे x1 लेस देन x2 है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां पे, ये वाला। तो मुझे क्या बताना होगा कि f of x1 is लेस देन f of x2। x1 लेस देन x2 है तो मुझे बताना होगा कि ये वैल्यू कम है, तो उसके फंक्शन की भी वैल्यू कम होने वाली है। x2 बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू भी बड़ी। तो मुझे यहां पे बताना है f of x1 is less than f of x2। ओके, चलो कैसे, तो f of x1 मतलब क्या हुआ, 2x1 plus 3, fx मतलब है 2x plus 3, तो f of x1 का मतलब क्या हुआ, 2x1 plus 3, x की जगह पे x1 लिखना है। और अगर x2 की बात करें तो f of x2 is equal to 2x2 plus 3, x की जगह पे मुझे क्या चाहिए, x2, मतलब हो गया 2x2 plus 3। तो मुझे कंपैरिजन करनी है 2x1 plus 3 और 2x2 plus 3 इन दोनों की। तो x1 लेस देन x2 तो हमारे पास है ही, तो यहां पे पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं, 2x1 लेस देन 2x2। लेकिन मुझे भी क्या चाहिए, 2x1 plus 3, तो दोनों साइड पे मैं 3 को ऐड कर देता हूं, तो 2x1 plus 3 is less than 2x2 plus 3। लेकिन सोचो 2x1 plus 3 क्या है, वो हो गया हमारा f of x और ये हो गया हमारा f of x2। अब देखो x1 लेस देन x2 है और मैंने प्रूव कर दिया f of x1 is less than f of x2। जो वैल्यू छोटी है उस फंक्शन की भी वैल्यू कम, जो लार्ज है उसकी वैल्यू भी, उस फंक्शन की वैल्यू भी लार्ज। Then we say that here f is strictly increasing on R। ओके, ये जो R है उस पे जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अभी मैं दूसरे सम की भी बात करता हूं, उसमें हमें प्रूव करना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चलो प्रूव दैट fx is equal to 7 minus 5x। okay, 7 minus 5x is strictly decreasing on R। बहुत ही इजी है, बिल्कुल इसी टाइप का सम है। तो यहां पे पहले मैं एज्यूम बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा यहां पे एज्यूम किया था। सपोज x1 x2 belongs to R and x1 is less than x2। okay, x1 x2 belongs to R and also we assume x1 less than x2। चलो अभी मुझे यहां पे प्रूव करना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कहां पे है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देखो x1 less than x2 implies f of x1 is greater than f of x2। मतलब जो वैल्यू छोटी है उस फंक्शन की वैल्यू बड़ी होने वाली है, और जो फंक्शन की वैल्यू, जो x की वैल्यू बड़ी है तो उस फंक्शन की वैल्यू छोटी होने वाली है। ओके, ऐसा प्रूव करना है। तो स्टार्ट करता हूं, देखो यहां पे नाउ x1 लेस देन x2, तो मुझे क्या चाहिए, f of x1 और f of x2। f of x1 क्या होगा, देखो यहां पे
fx इज इक्वल टू 7 माइनस 5x, तो f ऑफ x1 मतलब हुआ 7 माइनस 5x1 और f ऑफ x2 मतलब हुआ 7 माइनस 5x2। तो x1 और x2 दोनों का कोएफिशिएंट है -5, नेगेटिव नंबर। तो अगर इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होती है। तो चलो यहाँ पे नेगेटिव नंबर -5 से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी हो गई हमारी चेंज। अब क्या करने वाले हैं, 7 को ऐड कर दो, तो यहाँ पे हो गया 7 माइनस 5x1 इज ग्रेटर देन 7 माइनस 5x2, लेकिन 7 माइनस 5x1 दैट इज f ऑफ x1 और ये हो गया हमारा f ऑफ x2। देखो क्या एज्यूम किया है, x1 लेस देन x2 और मिला क्या, f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। दैट मींस यही बात हुई, जो छोटा है उस फंक्शन की वैल्यू बड़ी, बड़ा है उसकी फंक्शन की वैल्यू हो गई छोटी। तो यहां पे हम बोल सकते हैं f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन r। ओके, f स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है r के ऊपर। ये डेफिनेशन और उसके रिलेटेड जो दो छोटे सम थे वो मैंने आपको बता दिया। अभी मैं बात करने जा रहा हूं थियरम। ओके, थियरम की देख लेते हैं। तो थियरम में क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। लेट एफ बी कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए, f be continuous on closed interval ab and differentiable on the open interval ab। चलो यहां पे मैं थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लेता हूं। लेट f be continuous on closed interval ab and differentiable on open interval AB, then ओके, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल तो है ही। ओके, तो यहां पे भी टोटल 4 पॉइंट्स है। तो पहला पॉइंट इफ f डैश x, तो यहां पे हमें क्या फाइंड करना है, पहले जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। इफ f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट मींस fx इज इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल ab। देखो यहां पे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर लो। अगर डेरिवेटिव हमने कर दिया और उसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो वो होने वाला है इंक्रीजिंग फंक्शन। या फिर दूसरा पॉइंट है इफ f डैश x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तो उसका मतलब क्या होगा, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल ab। ओके, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल ab। डिक्रीजिंग की बात शायद आपको समझ में आ रही होगी कि अगर f डैश x की वैल्यू 0 या फिर 0 से कम है तो उसका मतलब होगा fx इज डिक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल ab। ओके, डिक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल ab। और अगर f डैश x की वैल्यू, if f dash x is strictly less than 0, then we say that f is strictly decreasing on close interval ab। ओके, ये चारों पॉइंट बहुत अच्छे, और थियरम से अगर हम बात करें तो वो बहुत ही इजी हो जाएगा।
ये दोनों सम अभी मैं थियरम का यूज करके भी करने वाला हूं। और लास्ट पॉइंट बहुत ही बढ़िया है, इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। चलो बच्चों बोलो किस चीज का डेरिवेटिव 0 होता है? आप सबको मालूम है अगर मैं 2 का डेरिवेटिव करूं तो हो जाएगा 0, e रेज़ टू पाई बाय 2 तो उसका डेरिवेटिव भी 0। क्यों? क्योंकि वो फंक्शन कांस्टेंट है। तो अगर f डैश x इज इक्वल टू 0 तो f इज कांस्टेंट फंक्शन। ओके, f कौन सा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन होने वाला है। तो थियरम का यूज करके अगर हम सम करते हैं तो वो बहुत ही इजी हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि ये जो फंक्शन है उसको इंक्रीजिंग बताना है, लेकिन डेफिनेशन का यूज करके। प्रूव दैट fx is equal to 2x plus 3 strictly increasing on r by using definition। ओके, डेफिनेशन का यूज करके अगर हमें काम करना है तो यही काम करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं पूछा है तो आप थियरम का यूज कर सकते हो। चलो अभी मैं बात करता हूं पहला सम। यहां पे मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखता हूं। fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3, यही है फंक्शन। और क्या बताना है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो चलो डेरिवेटिव कर दो तो हो जाएगा। देखो यहां पे हियर fx is equal to 2x plus 3. Now taking derivative both sides, derivative of fx is f dash x, and then derivative of 2x plus 3 is 2, and which is greater than 0. See here, f dash x is greater than 0. Then we say that f is increasing function, therefore f is strictly increasing. Strictly increasing on r। ओके, और दूसरा जो फंक्शन है उसकी भी बात कर लेते हैं। 7 minus 5x, तो यहां पे मैं फंक्शन लिखता हूं fx इज इक्वल टू 7 minus 5x। तो उसका भी यहां पे हमें डेरिवेटिव करना होगा। देखते हैं हियर fx इज इक्वल टू 7 minus 5x implies f dash x. Derivative of this function is f dash x, and derivative of 7 which is 0, and derivative of minus 5x is minus 5 which is less than 0. Then we say that f is strictly decreasing on r। ओके, मतलब क्या है? थियरम का यूज करके ये जो सम है वो बहुत ही आसान हो जाएंगे। ओके, अभी हम 2 और सम करने वाला हूं और एक सम मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं। ठीक है, इस लेक्चर में, बाद में इस लेक्चर को मैं खत्म करूंगा। ओके, चलो बच्चों अभी और 2 सम की बात कर लेते हैं, और वो है एग्जाम्पल नंबर 7 एंड एग्जाम्पल नंबर 8। दोनों बहुत ही इजी है। चलो यहाँ पे क्या बताना है हमको? जो फंक्शन है 7x minus 3 इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन। बहुत इजी, अभी हमने काम किया। तो फंक्शन हमारा है 7x minus 3। तो मुझे यहां पे डेरिवेटिव करना है f डैश x। क्या हो गया? 7, एंड 7 इज ग्रेटर देन 0। तो थियरम का यूज करो कि अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 है तो यहां पे मैं बोल सकता हूं fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन। ओके, बिल्कुल ऐसा ही एक सम एक्सरसाइज 6.2, उसमें जो पहला सम है बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो मैं आपको होमवर्क में देने जा रहा हूं। बहुत ही बढ़िया, सिर्फ डेरिवेटिव करना है।
पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आपको चेक करना है, और बाद में सिर्फ लिख देना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चलो यहां से अभी बात करता हूं, जो फंक्शन है वो है एक्स क्यूब इज इक्वल टू -3x², और यहां पे है 4x, x क्यूब -3x² प्लस 4x एंड x बिलोंग्स टू r। तो यहां पे भी डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो f डैश x, डेरिवेटिव ऑफ x 3x², डेरिवेटिव ऑफ 3x² विच इज 6x प्लस यहां पे 4। पहले दो टर्म देख लो, 3x² माइनस 6x, तो पहले दोनों टर्म में से 3x को कॉमन निकालने वाला हूं, तो यहां पे हो जाएगा x माइनस, ओके, x माइनस 2, सॉरी यहां पे सिर्फ मैं 3 को कॉमन निकालता हूं, क्यों ये भी मैं आपको बता देता हूं। चलो x² माइनस 2x प्लस 4, तो देखो यहां पे x² माइनस 2x है, उसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला हूं। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये पहली टर्म तो है ही, ये मिडल टर्म, तो मुझे अभी फाइंड करनी है लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या आएगा, देखो यहाँ पे लास्ट टर्म मिडल टर्म होल स्क्वायर दैट इज 4 इन डिनोमिनेटर 4 इनटू फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे लास्ट टर्म हमारी हो जाएगी 1। तो f डैश x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे x² माइनस 2x प्लस 1 को मैं ऐड कर दिया, तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा प्लस 4, तो ये हो गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर। तो 3 इनटू ब्रैकेट x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4, नाउ 3 मल्टीप्लाई विथ ब्रैकेट 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 इनटू x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4, तो यहां पे होगा 3 इनटू x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस। अब यहां पे x क्या है, तो x है रियल वैल्यू, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा या फिर 0 रहेगा। तो जो ये पहली टर्म है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, तो पहली टर्म है उसकी मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 0। तो अगर उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो ये पूरी टर्म, ये दोनों टर्म का एडिशन की मिनिमम वैल्यू होगी 1। तो दैट मींस f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये 0 तो होने वाला है नहीं, नेगेटिव भी नहीं होगा, लेकिन ये अगर 0 है तो पूरा f डैश x की वैल्यू 1 होगी, जो कि पॉजिटिव है, 0 से ज्यादा है। तो हम यहां पे बोल सकते हैं fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, ओके, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, जो कि बहुत ही इजी सम है। लेक्चर को यहीं पे खत्म करने वाला हूं। अभी अगले लेक्चर में सिर्फ हम एग्जांपल की बात करेंगे, थियरी, इस चैप्टर की थियरी मैंने जो लिखी थी वो आपको लिखनी है अपनी नोटबुक में, ओके, और उसको अच्छी तरह से समझना भी जरूरी है, ओके। तो सम जो एग्जांपल हम कैलकुलेट करेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। लेक्चर को यहीं पे खत्म करता हूं, अच्छी तरह से कंप्लीट कीजिएगा, ओके।